This is R.K. Shukla, ex-faculty of ILN as well as Akash Institute. तो बच्चों, अभी कई दिनों से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी बोलूंगा। कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनके चलते मैं आपके सामने नहीं आ पाया। तो अभी हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग, अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन के बारे में। और सर्कुलेशन में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में 8 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में 8 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज 9वें लेक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में और रेगुलेशन एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें बहुत सारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी हैं और दूसरे क्वेश्चन भी शामिल हैं और एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन डिकोड कर रहे हैं। चलिए, तो चलिए, आज ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का 9th लेक्चर है और इसमें आज 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 286 287 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली ये डबल सर्कुलेशन टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक के बारे में, आर्टरी एंड वेन के बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में, पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में और सबसे बाद में कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। और ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इन सारे टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, रेगुलेशन ऑन द कार्डियक एक्टिविटी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन। एनसीईआरटी ने लिखा द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स द आर्टरीज एंड द वेन। ये एनसीईआरटी का लाइन है। अब इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये मैंने हार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ये हार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा। कहां से जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और आगे जाकर इसका कई सारा ब्रांच बन जाएगा और एओर्टा का ब्रांच क्या कहलाता है? आर्टरी कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में सेट करना है। फिर आर्टरी एंटर करता है बिस्तरा। ये हमने एक बॉडी ऑर्गन बनाया। आप लीवर, किडनी या जो भी बॉडी ऑर्गन मानना चाहें आप इसे मान सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टरी बॉडी ऑर्गन में एंटर करेगी और आर्टरी का कई सारा ब्रांच यहां पर बनेगा। हमने कुल मिलाकर 3 ब्रांच यहां पर बनाया हुआ है। और आर्टरी का ब्रांच क्या कहलाता है? आर्टीरियोल कहलाता है। इस बात को याद रखना। आर्टरी का ब्रांच क्या कहलाता है? आर्टीरियोल। फिर उनमें से प्रत्येक आर्टीरियोल का दूसरा ब्रांच वहां पर बनेगा जो क्या कहलाता है? कैपिलरी। कैपिलरी इज द रियल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड मटेरियल, हॉर्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। जैसा कि हमको मालूम है, ब्लड कैपिलरी की बॉल में बहुत सारे एपर्चर होते हैं, तो इन एपर्चर से लिम्फ बाहर निकलेगा, ठीक है। और याद रखना, ब्लड कैपिलरी के लगभग राइट एंगल पर लिम्फ कैपिलरी भी पाई जाती है। ब्लड कैपिलरी से जो लिम्फ बाहर निकलता है, एक्सचेंज के बाद वो कहां जाता है? वो लिम्फ कैपिलरी में जाता है। इस बात को यहां पर अच्छी तरह याद रखना। अब देखो, कैपिलरी के इनिशियल पार्ट में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने यहां रेड कलर से बनाया। उसके बाद वाले हिस्से में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो उसको उसको यहां पर हमने ब्लैक कलर से बनाया। इस बात को याद रखना। बाद में क्या होगा? कैपिलरी का फ्यूजन होगा। कैपिलरी के फ्यूजन से क्या बनेगा? वेन्यूल। बाद में वेन्यूल का फ्यूजन होगा, उससे बनेगा वेन। वेन बॉडी ऑर्गन से बाहर निकलेगा
और कई सारा वेन का फ्यूजन होगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है, ध्यान देंगे। वेन कहां से बाहर निकलेगा? बॉडी ऑर्गन से बाहर निकलेगी और कई सारी वेन का फ्यूजन होगा, जिससे बड़ा वेन, जिसे बिग वेन बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? केबल या वेना केवा। और ये कहाँ खुल जाता है? ये राइट ऑरिकल में जाकर खुल जाता है। मतलब कुल मिलाकर कितना टाइप का ब्लड वेसल्स है? देखो, ब्लड वेसल्स का पहला कैटेगरी है एओर्टा, दूसरा कैटेगरी आर्टरी, तीसरा कैटेगरी आर्टीरियोल, चौथा कैटेगरी ब्लड कैपिलरी। ठीक है। फिर पांचवा कैटेगरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेन्यूल। छठा कैटेगरी हो जाएगा वेन। और सातवां कैटेगरी हो जाएगा केबल या वेना केबा। अब इसे, इस डायग्राम में एक बात को याद रखना है, एओर्टा, आर्टरी और आर्टीरियोल, ये सब मिलकर आर्टीरियल सिस्टम बनाती है। ठीक है। और ये बेनेओल, बेन और केबल या बेना क्याबा मिलकर क्या बनाता है? वीनस सिस्टम बनाता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है। और कैपिलरी आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के बीच का जंक्शन है। इस बात को भी अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए, तो ये हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां से आगे बढ़कर हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, आर्टरी और वेन का, आर्टरी और वेन का हिस्टोलॉजी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, आर्टरी और वेन का हिस्टोलॉजी यहां पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। देखो, आर्टरी और वेन दोनों का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर, जो यहां पर कुछ कुछ डार्क रेड कलर से बना हुआ है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। दूसरा जो लेयर है, जो यहां पर ये बना हुआ है, ब्लू कलर से बना हुआ है, ये कहलाता है ट्यूनिका मीडिया और मेसोथीलियम। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, इसमें मेरे लेफ्ट साइड में जो डायग्राम बना है, ये आर्टरी का डायग्राम है, और जो राइट साइड में डायग्राम बना हुआ है, ये वेन का डायग्राम। इस बात को याद करना, लेफ्ट साइड में आर्टरी का डायग्राम है और राइट साइड में वेन का डायग्राम। ठीक है। अब देखो, आर्टरी के डायग्राम में ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बहुत ज्यादा है। देखो, ये आर्टरी है, ये लेफ्ट साइड का डायग्राम, जहां अभी मेरा पेन घूम रहा है, यहां पर ट्यूनिका मीडिया या मेसोथीलियम की थिकनेस बहुत ज्यादा है। और जबकि वेन में ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बहुत कम है। आर्टरी में चूंकि ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो इसका ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, ये याद रखना। और वेन में चूंकि ट्यूनिका मीडिया का थिकनेस कम है, तो इसका ल्यूमेन कैसा हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है। फिर देखो, सबसे अंदर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर जो ये जहां, जो कि कुछ कुछ पिंक या हल्का रेड जैसे कलर में बना हुआ है, ये ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम, और सबसे अंदर के साइड में ल्यूमेन है। तो याद रखना, ये लेफ्ट साइड में आर्टरी है और ये राइट साइड में क्या है? ये राइट साइड में वेन है। इस बात को अच्छी तरह से यहां सेट करना। ठीक है। फिर हम अगले डायग्राम पे पहुंचते हैं। अब यहां पर आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा हमने अलग एंगल से, साइड से दिखाने का प्रयास किया है। देखो, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। और मिडल लेयर क्या है? ट्यूनिका मीडिया और मेसोथीलियम। और इनर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका इंटरना और एंडोथीलियम। और ट्यूनिका इंटरना से एक ब्लड वेसल्स निकलता है, जो मेसोथीलियम और ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब एपिथीलियम को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फूड मटेरियल सप्लाई करता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ये क्या कहलाता है? बासा बेसोरम। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में सेट करना है। अब देखो, एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 layers, an inner layer of squamous endothelium, the tunica interna. ठीक है। A middle layer of smooth muscles and elastic fiber, the tunica media,
and an external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, the tunica externa. The tunica media is comparatively thin in the vein. हमने डायग्राम में देखा ये वेन में थिन होता है, लेकिन ये आर्टरी में कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। हाँ, अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जिसको हमें देखना है। मिडल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये एसर्शन है, और रीजन क्या है, मिडल लेयर ऑफ वेन इज थिकर देन आर्टरी। याद रखना, अब इसके ऑप्शन हमने 2022 के नीट एग्जाम से लिए हैं। ट्रेडिशनल ऑप्शन ऐसा नहीं होता, जो ट्रेडिशनल ऑप्शन होता है उसके क्वेश्चन भी हम आगे लेंगे, लेकिन 2022 में जैसा ऑप्शन हमने लिया है उसको, वो कौन सा ऑप्शन है? पहला, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। दूसरा, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। तीसरा, आर इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। एंड फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऐसे कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में शामिल किए, जिसमें असर्शन और रीजन भी है और सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, और इनका आंसर आपको लास्ट पेज पर मिलेगा, इस बात को याद रखना। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। फिर उसके बाद हमने बात किया डबल सर्कुलेशन के बारे में। फिर वही हार्ट का डायग्राम है, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर ये बिसरा बना हुआ। बिसरा का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी के अधिकांश ऑर्गन, जिसमें हम हार्ट को छोड़ दें, ब्रेन को छोड़ दें और लंग को छोड़ दें, अगर ये 3 ऑर्गन हम छोड़ दें तो बाकी जितने ऑर्गन हैं वो सारे ऑर्गन मिल मिलाकर क्या कहलाते हैं? बिसरा कहलाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। तो देखो, ये बिसरा या बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, और ये क्या है? इस साइड में हमने लंग्स लिया है। अब देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? कैरोटिकोसिस्टेमिक एओर्टा। रेड कलर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जाता है? बिसरा में जाता है। कहां जाता है? बिसरा में। फिर बिसरा से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इस ब्लड को कलेक्ट करता है और कहां पहुंचा देता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, बिसरा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, जिसके चलते ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जिन्हें प्री केबल और पोस्ट केबल भी कहा जाता है, वो उस ब्लड को कहां पहुंचा देगा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ये लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजन होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? ये लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक सर्कुलेशन है जो लंग्स और हार्ट के बीच में। कैसे? राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचता है? राइट वेंट्रिकल। फिर पल्मोनरी आर्टरी इसे कहां ले जाता है? लंग्स में। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाता है? ये लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाता है। तो ये पहला सर्कुलेशन है जो हार्ट और लंग के बीच में है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। गॉट इट? इट इज मेंटेन बाय पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। इसी तरह से ये दूसरा सर्कुलेशन है जो हार्ट और बिसरा के बीच में है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? बिसरा में। बिसरा में इसका क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद से होता हुआ राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। ठीक है, तो ये दूसरा सर्कुलेशन है जो हार्ट और बिसरा के बीच में है, ये क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो तरह के सर्कुलेशन का पाया जाना क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन कहलाता है। इस बात को सभी बच्चों को एक बार फिर से समझेंगे। हमारे हार्ट का लंग के साथ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन,
और हार्ट और बिसरा के बीच का सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो तरह के सर्कुलेशन का पाया जाना क्या कहलाता है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़े, हम अगले पेज पर, अगले अगले उस पर आते हैं। तो अब हाँ, अब ये देखो, अब एनसीईआरटी ने इस डबल सर्कुलेशन के बारे में क्या लिखा है? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग्स। एग्जैक्टली यही हम अभी देख कर आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो कंसर्निंग पेज पर, जो पेज नंबर मैंने पहले दिया है। केवल इसको आसान बनाने के लिए मैंने पॉइंट ऐड किया है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पाथवे क्या बनाता है? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाता है, इस बात को याद रखना। फिर यहां पर एक क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन है, इसको आप सेटल करेंगे और इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा is carried out carried by a network of arteries, arteriole and capillary to the tissue। एग्जैक्टली हम यही पढ़कर आए हैं, एओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियोल और कैपिलरी। From where the oxygenated blood is collected by a system of venule, vein and vena cava and emptied into the right atrium। एक मिनट के लिए जरा ये मतलब यही एग्जैक्टली यही हम पढ़कर आए। दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, मतलब सर्कुलेशन इन बिटवीन हार्ट एंड बिसरा। ठीक है, एग्जैक्टली यही हम पढ़कर आए हैं। और ये सारा मटेरियल आपको ये आपको आगे मिल जाएगा, वीडियो के साथ आपको अवेलेबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें फंक्शन ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस to the tissue and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination। एलिमिनेशन के लिए दूर ले जाता है और टिश्यू को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और दूसरी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। गॉट इट माय पॉइंट? इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये एक असर्शन और रीजन है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि असर्शन और रीजन में दिक्कत आ रही है, तो उसके चलते ये मैटर मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ। ठीक है, अब आ जाओ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले इसका एक डायग्राम हम देख लें। देखो, एक दो डायग्राम हमें इसमें देखना है, ध्यान से देखेंगे। देखो, एक नॉर्मल बेन का ओरिजिन कहां से होता है? बिसरा से होता है। यहाँ पे जरा बेन और पोर्टल बेन का डिफरेंस हमें समझना है। ये एक नॉर्मल बेन है जिसका ओरिजिन बिसरा से होता है और कैपिलरी में होता है। और ये बेन वेना केवा के फॉर्म में कहाँ खुल जाता है? हार्ट में खुल जाता है। और जहां इसका टर्म मतलब इसका टर्मिनेशन, इनिशिएशन कहाँ से होता है? बिसरा से और कैपिलरी के फॉर्म में होता है। इसका टर्मिनेशन कहाँ होता है? हार्ट में होता है, नॉन कैपिलरी के फॉर्म में होता है। अब अगर मैं एक पोर्टल वेन के बारे में बात करूं तो देखो, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? बिसरा से होगा। ठीक है, और टर्मिनेशन हार्ट के बजाय दूसरे बिसरा में हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल से चालू होकर, जो बेस्ट एग्जांपल है, एलिमेंट्री कैनाल से चालू होकर कहां खत्म हो जाता है? लीवर में। और इसके दोनों साइड में कैपिलरी है। तो एक नॉर्मल वेन में और पोर्टल वेन में किस बात का अंतर है? पहला अंतर यह है कि वेन के स्टार्ट पॉइंट पर कैपिलरी होता है, टर्मिनेशन वाले पॉइंट पर नहीं होता। वेन का स्टार्ट कहां से होता है? बिसरा से होता है। टर्मिनेशन कहां होता है? हार्ट में होता है। ठीक है, लेकिन पोर्टल वेन का शुरुआत एक बिसरा से होता है, उसका टर्मिनेशन भी दूसरे बिसरा में होता है, और उसके दोनों साइड में कैपिलरी होती है। इतना अंतर है एक नॉर्मल वेन में और पोर्टल वेन में। अब थोड़ा सा हम बात कर लें किसके बारे में? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में। ध्यान से इसको देखेंगे।
This is R.K. Shukla at NEET Binayak YouTube channel, ex-faculty of Alan as well as Akash. मेरी टीचिंग में एलन और आकाश दोनों के पॉजिटिव साइड आपको मिलेगी। तो देखो, स्टमक से निकलने वाली वेन क्या कहलाती है? गैस्ट्रिक वेन। और इसका इनिशिएशन किससे होता है? कैपिलरी से। स्प्लीन से निकलने वाली वेन क्या कहलाती है? लीनियक वेन। और इसका भी इनिशिएशन कैपिलरी में होता है। पैंक्रियाज से निकलने वाला वेन क्या कहलाता है? पैंक्रिएटिक वेन। और इसका भी जो इनिशिएशन होता है कैपिलरी से। और इंटेस्टाइन से निकलने वाला वेन क्या कहलाता है? इंटेस्टाइनल और मेसेंटायरिक वेन। इन सभी वेन का फ्यूजन होगा, जिससे क्या बनेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये कहाँ एंटर करेगा? ये लीवर में एंटर करेगा। और लीवर में एंटर करने के बाद इसका काम क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसे मिलता है, उसको, उसकी बहुत सारी क्वांटिटी को लीवर में स्टोर करना होता है। तो ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इस कैपिलरी से बाहर निकल जाएगा और उसका स्टोर कहाँ हो जाएगा? लीवर में हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, इस बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब जरा एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या लिखा है उसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। A unique vascular connection exists between digestive tract and liver, called hepatic portal system. The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver. ठीक है ना? यूनिक कनेक्शन किस किस के बीच में है? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल और लीवर के बीच में, ठीक है। और हेपेटिक पोर्टल वेन क्या लेकर जाता है? इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर लीवर में जाता है बिफोर इट इज डिलीवर टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ये लीवर में जाता है, इस बात को याद रखना। तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहां पर एक डायग्राम मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किस किस में पाया जाता है? इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको जानना आवश्यक है, ठीक है। तो देखो, कॉर्डेट का मेरा एक फॉर्मूला है यूसीसी परम। यू का मतलब यहां पर क्या है? यूरोकॉर्डेटा। सी का मतलब क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरे सी का मतलब साइक्लोस्टोमेटा। पी का मतलब पाइसेस। ए का मतलब एम्फीबिया। आर का मतलब रेप्टिलिया। ए का मतलब एबीज और एम का मतलब मैमेलिया। ये एक तरीका मैंने डेवलप किया है जिससे कॉर्डेटा के सारे क्लासेस का नाम आप याद कर सकते हो और ये जान सकते हो कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनमें से किस किस क्लास में है और किस किस में नहीं है। अब यहां पर आ जाओ। तो अब अगर मैं इस यूसीसी परम में बात करता हूं, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यूरोकॉर्डेटा को छोड़कर कॉर्डेटा के बाकी 7 क्लासेस में है। मतलब सिफेलोकॉर्डेटा में है, साइक्लोस्टोमेटा में है, पाइसिस में है, एम्फीबिया में है, रेप्टिलिया में है, एबीज और मैमेलिया में। अभी एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करूं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता, जो किडनी से संबंधित है, वो किस में पाया जाता है? पर पाइसिस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एबीज में भी होता है लेकिन वेस्टिजियल होता है। और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जिस जो है ब्रेन और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है, ये केवल मैमेलिया में होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट? चलो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन, ये एक और टाइप है। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली, हमारी बॉडी में एक्सक्लूसिवली है, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। मतलब ये हार्ट का जो कार्डियक मसल है, उसको उसको जो है ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट और कार्डियक मसल के बीच में होता है। इसका एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ, देखेंगे। देखो, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और चारों तरफ ये बना हुआ है। ये देखो, ये चारों तरफ बना हुआ है, ये पेरिकार्डियम। ये जो आप लेयर देख रहे हो, बेसिकली ये पेरिकार्डियम है। ये पेरिकार्डियम यहाँ
मतलब ये हार्ट हुआ, और हार्ट से लेकर यहाँ तक ये याद रखना, विसरल पेरिकार्डियम और ये पैराइटल पेरिकार्डियम। अब देखो, कैरोटिको सिस्टेमिक एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकला, और जब ये हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में था, मतलब पेरिकार्डियम में था, तो इससे पहली आर्टरी का ओरिजिन हुआ। पहला आर्टरी कौन सा है? कोरोनरी आर्टरी। पहला आर्टरी कौन सा हुआ? कोरोनरी आर्टरी। ये पहली आर्टरी का यहाँ ओरिजिन हुआ। अब देखो, ये कोरोनरी आर्टरी का अब हमने डायग्राम देखा, ये कोरोनरी आर्टरी है। आगे जाकर ये दो ब्रांच में बट जाएगी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। फिर इसमें से कई सारा आर्टरी से आर्टीरियोल बनेगा, आर्टीरियोल के बाद कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, ब्लड का एक्सचेंज होगा, और उसके बाद कैपिलरी नेटवर्क के जोड़ने से क्या बनेगा? वेन्यूल। वेन्यूल के बाद वेन, वेन क्या कहलाएगा? कोरोनरी वेन। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी वेन बनेगा। बाद में दोनों का फ्यूजन होगा, जिससे बनेगा कॉमन कोरोनरी या कोरोनरी सल्कस। और ये कहां जाकर खुल जाएगा? ये राइट ऑरिकल में जाकर खुल जाएगा। मतलब इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली राइट ऑरिकल में पहुंचेगा, और इसकी ओपनिंग पर थिवेशियन वेल्व पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखो, ये कोरोनरी सर्कुलेशन भी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। और अब यहाँ पर देखो, ये कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इन सभी के आंसर इस लेक्चर के लास्ट में है, और ये पूरा लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे रेगुलेशन ऑन कार्डियक एक्टिविटी। ये 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 287 पर है। ठीक है। और इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है? सबसे पहले मायोजेनिक कंट्रोल, इसके बारे में बात करना है। उसके बाद हमें बात करना है किसके बारे में? न्यूरल कंट्रोल, फिर सिंपैथेटिक कंट्रोल, फिर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, फिर हार्मोनल कंट्रोल। इन सभी के बारे में एक एक करके हमें डिस्कशन करना है। तो ये डिस्कशन के पहले सबसे पहले एक डायग्राम हम देख लें। देखो, ये जो डायग्राम बना, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का हमने यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम समझने के लिए ओरिजिनल डायग्राम से कुछ अलग डायग्राम बनाना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब देखो, कार्डियक सेंटर दो है, एक एक्सीलरेटर, एक सेंटर फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटरी सेंटर, और दूसरा मॉड्यूलेटरी सेंटर। एक्सीलरेटरी सेंटर मैसेज कहाँ भेजता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट है? ये सिंपैथेटिक। ये किसको मैसेज भेजता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ा देता है। इस कनेक्शन को यहां समझने की जरूरत है। मॉड्यूलेटरी सेंटर कहां भेजता है? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, इसको याद रखना। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करता है। कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो इस सिस्टम को समझ लेना है, फिर हम इनका क्या क्या रोल है उसको हम। अच्छा, अब एक बात यहां पे और समझो कि हार्ट बीट के एक्सीलरेशन का काम कौन कौन करता है। सबसे पहले एक्सीलरेटरी सेंटर ऑफ कार्डियक सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और तीसरा एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेडुला। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर हार्ट बीट का एक्सीलरेशन करते हैं। ठीक है। फिर इसका मॉड्यूलेशन कौन कौन करता है? इसको भी थोड़ा जानना चाहिए। सबसे पहले मॉड्यूलेटरी सेंटर ऑफ कार्डियक सेंटर ऑफ ब्रेन, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसके बाद एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, समटाइम आल्सो कंसीडर्ड एज हार्मोन। ठीक है। तो यहां पर ये, अच्छा अब हम जरा दे, तो ये तो हमने इसको
पूरा कंट्रोल को समराइज कर लिया। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, इसमें पहला है मायोजेनिक कंट्रोल। देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैं यहाँ कवर कर रहा हूं, तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, पूरा फोकस इन लेक्चर्स पर ही रखेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, auto regulated by specialized muscles, nodal tissue. Hence the heart is called myogenic. Nodal tissue मतलब ऐसे नोड, AB नोड, bundle of his and Purkinje fiber. Basically ये क्या है? Basically all of them are muscles fiber. नर्वस मॉडिफाई मसल फाइबर। तो हार्ट का हार्ट बीट को इनिशिएट करना या टर्मिनेट करना, इसका अधिकार केवल एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर को। बाकी जो नर्वस कंट्रोल है या हार्मोनल कंट्रोल है, वो केवल हार्ट बीट के रेट को ऑल्टर कर सकता है। अब देखो न्यूरल कंट्रोल क्या है। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कैसे कंट्रोल करता है वो हमने देख लिया। एक्सीलरेटरी सेंटर कहाँ काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, हार्ट बीट को बढ़ाता है। मॉड्यूलेटरी सेंटर कहाँ काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, हार्ट बीट को कम करता है। फिर यहाँ पर एक एसर्शन एंड रीजन है, इसको सेटल करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output। ये क्या कर सकता है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? ऑन द अदर हैंड, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, another component of ANS, decrease the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output, ठीक है, ये उसको कम कर। फिर उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन का मतलब यहाँ पर क्या है? एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात हमें यहाँ पर पढ़ना था, जिसको हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आज इतनी सी बातें कुल मिलाकर हमें पढ़ना था, जिसको हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर आज ये कंप्लीट हो जाता है, डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। और डबल सर्कुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा क्या कंप्लीट हो जाता है? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब इसका केवल एक ही लेक्चर बचा है। कौन सा लेक्चर बचा है? एक ही लेक्चर इसका बाकी है। वो कौन सा है? डिसऑर्डर, कार्डियक डिसऑर्डर एसोसिएटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। अगले लेक्चर में वो भी आपको मिल जाएगा। बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अभी ये आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।